किसान रो रहा है, मजदूर रो रहा है, तालिब इल्म रो रहे हैं इस बजट के नतीजे के तौर पर। एक मुल्कगीर एहतजाज के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। इस बजट के पास होने से पहले हम एक मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान करेंगे जिसमें हर जगह के ऊपर हम जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज अहमदाबाद इंडिया में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उनका एयर इंडिया का एक त्यारा है वो गिर गया और बिल्कुल टेक ऑफ करते ही फौरी तौर पे वो नीचे गिर गया, जिसमें से 254 लोग सवार थे, उसके अंदर मुसाफिर और अमला। वो सारे के सारे लोग ताहाल ये कहा जा रहा है कि हलाक हो गए और जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरा उसके अंदर भी लाशें निकाली जा रही हैं। इस वक्त ज़ाहिर पाकिस्तान की तरफ से भी इज़हार अफसोस किया गया है, लेकिन इंडिया का बहुत सारा मीडिया ऐसा है जो इसको ISI के खाते में डाल रहा है। अभी अजीब सी सूरत हाल है कि कुछ भी इंडिया के अंदर हो जाए तो उसके डांडे पाकिस्तान के साथ मिला दिए जाते हैं। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है? ऐसा इंडिया और इंडियन क्यों सोचते हैं, ये एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया है। अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बजट को पास नहीं करवाती तो फिर ये बजट कैसे पास होगा, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ अगले 72 घंटे में इसराइल की तरफ से ईरान के ऊपर हमले का अंदेशा है और इससे अब अमेरिकन मीडिया एम्पायर जो हैं वो भी इसको तस्लीम कर रही हैं कि शायद इस टाइप का कोई इंसिडेंट हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान ने जंगी तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं, तो अगर ईरान के अंदर इस टाइप का कोई वाक़या हो जाता है तो उसका पूरे खित्ते पे क्या असर होगा, ये भी आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दिफाई तजियाकार हैं। इनके साथ राना एहसान अफजल खान साहब तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। और फैसल चौधरी साहब हमारे तीसरे मेहमान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। जैसे ये फरमाइएगा कि त्यारे का इंसिडेंट तो बहुत खौफनाक है, कोई शक ही नहीं है और अफसोस ही किया जा सकता है इस पर, लेकिन फ़ौरन ही ट्वीट्स आ गई और फ़ौरन ही उनके मीडिया की तरफ से ये बात आनी शुरू हो गई कि हमें तो पहले ही पता था कि मार्च के महीने में हमने कह दिया था कि ISI इस टाइप का अमेरिकन के साथ मिलकर इस टाइप का कोई इंसिडेंट करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जावेद चौधरी साहब जिस तरह आप फरमा रहे हैं और हमारा भी हमारी फीलिंग्स और बहुत अफसोस इन फैमिलीज़ के साथ जिनका ये लोग ऑफ कोर्स इसमें मारे हैं, नुकसान हुआ है और जो बिल्डिंग के ऊपर गिरा है, अफसोसनाक वाक़या। चूँकि एक इंसानियत की कदर तो वहाँ पे है नहीं। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो मोदी सरकार है, जो मोदी का जो मीडिया है या जो RSS की, इन्होंने इस भारत को एक ब्रूज्ड और कंफ्यूज स्टेट में बदल दिया है जी। वहाँ की जो स्टेट फंक्शनिंग है वो मोरालिटी के ऊपर या किसी लेजिटिमेट जो वे ऑफ फंक्शनिंग ऑफ अ गवर्नमेंट होता है उसके ऊपर तो वो उस लिहाज से तो वो डिसफंक्शनल हो चुकी है। अलबत्ता RSS की पॉलिसीज है, एक ज़हनी बीमार और ज़हनी मरीज इस तरह की सोच कर सकता है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान हैज़ कैपेबिलिटी कि वो इनके 1-1 अरब डॉलर के 3 जहाज गिराने की सलाहियत रखता है, जिसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। पाकिस्तान इस चीज़ की सलाहियत रखता है कि वो इनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स S-400 को दुनिया में नकारा करके दिखा सकता है, जिससे पूरी एम्बेरसमेंट पाकिस्तान ने उनकी मिलिट्री की है इन 24 आवर्स। जिस मुल्क की रिजॉल्व और जिस मुल्क की कैपेसिटी कैपेबिलिटी, जिस मुल्क की रेजिलियंस, जिस मुल्क की रेजिस्टेंस, जिस मुल्क की पोटेंशियल इस तरह की हो और वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हो, तो उनको इन मासूम शहरियों को टारगेट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इंडिया की पॉलिसी ज़रूर हो सकती है कि वो भावलपुर में हवा नामी बच्ची को, 4 साल की बच्ची को शहीद करें, 7 साल के इर्तज़ा को शहीद करें और फिर कहें ये टेररिस्ट। ये मोदी की सोच हो सकती है, RSS की सोच हो सकती है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों और कुरान के मुताबिक जो जंग करते हैं या जो मुल्क अपनी फंक्शनिंग करते हैं वो ऐसा नहीं करते। दिस इज अ क्लियर मैसेज। तो अगर वो कोई कैसस ब्लाई ढूंढ रहा है कुछ और आगे इस ऑपरेशन सिंदूर, तो जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है पूरी दुनिया की सर इस वक्त वो मान रही है कि पाकिस्तान इनको बुरी तरह शिकस्त दी है। दैट इज मोर देन इनफ। जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है इनसाइड इंडिया वो मान रही है कि हमारा नुकसान हो गया, हम इस वक्त तैयार नहीं थे इस जंग के लिए। ठीक, ये सिर्फ इनकी जो RSS की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है और ये 4-5 का कोर ग्रुप, मुझे अब लगता है ये उनकी पूरी पॉलिसी भी नहीं हो सकती। उनके अलावा ये कोई दुनिया, इवन इंडिया खुद उनके ऊपर क्रिटिक कर रहा है।
तो मैं भारत के तमाम लोगों से ये अफसोस करूंगा, उनके दुख में की घड़ी में उनके साथ इसलिए खड़ा हूं कि उनके ऊपर मोदी जैसी हुकूमत, आरएसएस जैसी हुकूमत मुसल्लत कर रही है, जो इनकी जिंदगियों के लिए जंग और इंस्टेबिलिटी ला रही है, नथिंग एल्स, नथिंग मोर देन दैट। राना साहब, ये है कि अगर जिस तरह पहलगाम का वाकया हुआ था और पाकिस्तान के खाते में डाल दिया गया था, अब अगर इस तैयारे का मलबा भी पाकिस्तान के ऊपर गिरा दिया जाता है तो फिर हमारी क्या पॉलिसी होगी, क्योंकि इंडिया की तरफ से इस टाइप की शरारत का अंदेशा मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जितनी भी जानें ज़ाया हुई उनके लिए नहायती अफसोस, उनकी फैमिलीज़ के लिए। और देखें, बात यह है कि अगर इस त्यारे का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगेगा और जिस तरह वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से दुनिया फिर जो है वो इंडिया को सीरियसली नहीं लेगी। जैसे तो अब आजकल भी नहीं ले रही सीरियसली, लेकिन अगर ये ऐसा करते हैं, आप उम्मीद रखें कि वो करें ताकि वो एक्सपोज हो कि ये कितने बड़े जोकर हैं। यानी कि इनका जो मीडिया है, ये कितनी बड़ी फेक न्यूज जो है वो चलता ही, इट इज फेड ऑन फेक न्यूज। तो अगर ये ऐसा करेंगे तो उनकी क्रेडिबिलिटी जो पहली काफी कमजोर हो गई है डिप्लोमेटिकली, वो पहली काफी जो है वो उनको कह लें कि दुनिया से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जो वो समझता था कि भारत को मिलेगा, इंडिया को मिलेगा, जो बड़ा ग्रैंड इकोनॉमिकली था। तो मेरे ख्याल से उनकी क्रेडिबिलिटी का मजीद लॉस होगा और पहले ही हुआ और मजीद हो जाएगा। ठीक हो गया। फैसल चौधरी साहब, आपकी तरफ आना। सर, ये फरमाइएगा, वैसे सूरत हाल तो बड़ी नाजुक है, ज़ाहिर है इतने बड़े त्यारे का गिर जाना और इतने लोगों का मर जाना, और फिर उसके बाद जिस टाइप का वहाँ पे अब मीडिया पॉइंट उठा रहा है और जिस तरह वो पाकिस्तान के खाते में डाला जा रहा है, अमेरिका के खाते में, खालिस्तान के खाते में, कश्मीरियों के खाते में, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि पहले से उन्होंने सोचा हुआ है कि कोई भी हादसा होगा तो जिम्मेदार बहरहाल पाकिस्तानी होगा। बुनियादी तौर पे जवेद साहब, उनके जो शिकस्त हुई है तो मोदी के ऊपर इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए वो इस किस्म की बातें करते हैं और इन्हीं बातों की वजह से वो दुनिया में पहले भी बड़े एम्बैरस हुए हैं, अब वो मज़ीद होंगे। देखिए, जो हम बात कर रहे थे पहले कि राफेल भी पहली दफ़ा गिरा है, बोइंग भी पहली दफ़ा गिरा है, उसमें इंडियन पायलट्स को ग्राउंड करें, उनकी कोई अच्छी तरबियत करें, PF भेज दें, तो उनकी जज्बा ईमानी भी ताज़ा कर देंगे और कुछ उनको सिखा भी देंगे कि जहाज़ कैसे उड़ाने। इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों की वहाँ पे डेथ हुई है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। उसमें बच्चे होंगे, कोई फैमिली के सरबराह होंगे, ख़ातीन, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन हर मामले को सियासत के लिए इस्तेमाल करना, ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी ज़ालिमाना और सख्त दिलाना मामला होता है कि आप इससे आप अंदाज़ा लगाए ना कि अहमदा जो वहाँ की जो हुकूमत है वो उसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, और वो हर चीज़ को ऊपर जो है वो कहते हैं कि जी हम तो कि जी पाकिस्तान का नाम लगाते हैं। भाई पाकिस्तान का उनसे क्या लेना देना आपके सारे मामला से, और आप अपने जहाज़ों को ठीक करें, अपने पायलट्स की तरबियत ठीक करें, आप अपना जो वहाँ पे प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करें। और ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, आपको पता है, मैं 21 थे जरा साहब, ये पता नहीं मुझे करेक्ट करेंगे, उनको ये कहते थे कि दे आर फ्लाइंग कॉफिन्स। वहाँ पे एक औरंगा बसंत एक फिल्म बनी थी, उसी में भी ये मामला था कि वो जो जहाज़ थे वो इन्होंने, इसमें करप्शन है बहुत ज़्यादा, इसमें जो मोदी और उसके जो फाइनेंसर हैं उनकी करप्शन है बहुत ज़्यादा लेवल के ऊपर, और वो जो है RSS और BJP के जितने बड़े हैं वो इन माली बेज़ाब्तियों में शामिल हैं और उनको छुपाने के लिए इस किस्म की बात करते हैं। सो आई थिंक कि अगर वो दोबारा कुछ करेंगे तो 4 लिटर और खाएंगे। वी आर ऑल कमिटेड टू दैट इफ दे डेयर टू। लेकिन आप एक मुख्तलिफ आदमी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने उम्मीदें लगा ली हैं कि दोबारा कोई इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बेवकूफ़ी है ना सर। उसमें देखें, अपना सियासी जमातों में बहुत सारे बेवकूफ़ भी होते हैं, वो साथ में चलते रहते हैं, कोई नहीं उनको आप वो बात शुरू। अच्छा, जैसे आपने एक सियासी हमाकत की बात किया तो बेवकूफ़ी कह रहा हूँ मैं कि सियासी हमाकत, अब ये गवर्नमेंट जो है इससे एक सियासी हमाकत हुई है। वो सियासी हमाकत ये है कि इन्होंने चेयरमैन सेनेट जो है उसकी तनख्वाह में इजाफा कर दिया चाहना, वो डिप्टी चेयरमैन, फिर उससे बाद स्पीकर, फिर डिप्टी स्पीकर, एक साइड पे कर्जा लेके बजट बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि चादर बड़ी छोटी है हमारी, और वहाँ पे जाके ना IMF एतराज़ करता है, ना वहाँ चादर छोटी होने का एहसास होता है, वहाँ जाके चादर बड़ी हो जाती है। और यूसुफ गिलानी साहब बड़े अमीर आदमी, नहीं तो जरूरत है किस लाख की? अपना राना साहब को तो तनख्वाह
मिलती होगी, रान साहब कितनी करा लीजिए। मैं तनख्वाह नहीं लेता। अच्छा चलो, जो लेते हैं उनके क्या बंदे बने, कोई हमारे यहाँ पे रोटी खाने को नहीं है। सही बात। हमारे लोग भूखे मर रहे हैं। आपने किसान को मार दिया, आपने मजदूर को मार दिया, आपने इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, आपने एनवायरनमेंट को तबाह कर दिया, जो गर्मी की शिद्दत इस वक्त आई हुई है। हर और किस पे टैक्स नहीं लगाया? हाउसिंग सोसाइटियाँ, रियल एस्टेट, क्योंकि हर इदारे की रियल एस्टेट, ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है, ऑनलाइन। दुनिया में एक बिजनेस फ्रेंडली कल्चर होता है, यानी ये यार आप कारोबार करें। अमेरिका में आज भी जो ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बड़ा इनकरेज किया जाता है, यानी अगर वो पेट्रोल पंप चलाएं, गैस स्टेशन कहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस पे दुनिया में कभी ये काम नहीं होता। आप वो कर रहे हैं, ठीक है, ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो 836 बिलियन का जो लॉस है वो पाकिस्तान की अवाम के खून से इन्होंने करना है। सर, ना किसान के लिए कोई, ना कोई आम मजदूर के लिए। फैसलाबाद की लूमें बंद है, पंजाब की इंडस्ट्री बंद है, कराची की इंडस्ट्री बंद है, हर जगह आपने। मैं आपको ये बात बिल्कुल वसूख से कहता हूँ, आप खैर बहुत हिस्ट्री जानते भी हैं, मुल्क जो है वो जंगें जीतने से नहीं, वो स्ट्रॉन्ग मैशत वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सही बात, जिनकी मैशत स्ट्रॉन्ग थी वो ही रेजिस्ट कर सकें। तो ये जो हुकूमत की तरफ से ये काम है ना, और कितने 100% बढ़ा दिया। कोई मतलब होता है ना, कोई प्रोपोर्शनेट, हाँ, कोई एहसास होना चाहिए। वैसे राणा साहब फरमाइएगा, यूसुफ गिलानी साहब गरीब आदमी हैं, कुछ सिदाल साहब गरीब आदमी हैं, माइंस के मालिक हैं, यूसुफ गिलानी साहब इतने बड़े बिजनेसमैन, फिर अयाज सादिक साहब, यानी इसको कहते हैं रज्जे पजे बंदे, लेकिन वो वहां पे आके अचानक ना IMF ने एतराज किया, ना आपको बजट छोटा महसूस हुआ, ना चादर छोटी महसूस हुई। ये देखिए, इस हद तक के जहां 8-9 सालों से किसी पार्लियामेंटेरियन की अगर तनख्वाह नहीं बढ़ी, और वैसे हर साल जो सैलरीज हैं ओवरऑल बढ़ती रही हैं और वो उनकी फ्रीज थी, अगर उसको रिवाइज किया जाए तो उस पर तो कोई इतराज नहीं है, लेकिन अगर उससे बढ़ के अगर कोई इजाफा कोई लेना चाह रहा है तो उसको तो जब मुश्किल वक्त है तो आप आवाम से कह रहे हैं कि थोड़ा खून निचोड़ना। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि उससे बढ़ के अगर लिया जाए तो उसको ऑब्वियसली फिर इसकी जरूरत नहीं है और उस वक्त पे इससे परहेज करना चाहिए। लेकिन जहां तक ये बात है कि सैलरीज अगर ये साथ साथ बढ़ती रहती तो शायद इतना बड़ा इशू ना बनता, क्योंकि वो 8-9 साल नहीं बढ़ी और फिर इकट्ठी बढ़ाई जा रही हैं। तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाता और फिर इसको एक्सप्लेन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो मेरे नजदीक ये, वैसे पार्लियामेंट में गरीब कौन है जी, मुझे बता दें, 2-4 गरीब ऐसे बताएं कि ये गरीब है, तनख्वाह के बगैर इसका गुजारा नहीं है। देखिए, यहाँ तो मैं आपसे देखें जावेद साहब डिसएग्री करूंगा। पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो कोई अरबोपति नहीं होते। सर 25-30 करोड़ रुपए लगते हैं एक इलेक्शन लड़ने में। नहीं, देखें, ये भी जरूरी नहीं है कि 25-30 करोड़ लगते हैं, इतना भी नहीं लगता। कोई 1-2 करोड़ में भी लोग इलेक्शन लड़ लेते हैं। देखिए, ये तो हम भी इलेक्शन लड़ते रहे, कोई ऐसे नहीं होता कि आपके 25-30 करोड़ रुपए इलेक्शन MNA के MPA पे लगते हैं। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूं कि सारे पार्लियामेंटेरियंस कोई करोड़पति नहीं होते, सारों का एक जैसा बैकग्राउंड नहीं होता। और वैसे भी अगर कोई वो पब्लिक सर्विस वो कर रहे हैं तो इस तरह की सैलरी होनी चाहिए कि आप उम्मीद रखें कि वो करप्शन ना करें। अब मिसाल के तौर पे आप उसको सैलरी उतनी दे रहे हैं जितना उसके डेरे का 10 दिन का भी खर्चा नहीं है, तो सवाल तो उठेगा कि वो डेरा कैसे चला रहा है, तो क्या वो जो है वो पब्लिक फंड्स को गलत तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। तो जब एक आप माकूल सैलरी देंगे तो बिल्कुल फिर आप ये उम्मीद करेंगे कि वो कहीं से आगे खुद बुद ना करे, और अगर वो करता है तो फिर उसकी पकड़ होनी चाहिए, वैसे भी होनी चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से दुनिया में एक ये निज़ाम है कि आप पब्लिक सर्विस जो लोग कर रहे हैं उनको आप उसको कॉम्पनसेट करते हैं, और ये मुफ्त की सर्विस कहीं भी एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन ये मैं ज़रूर एग्री करूंगा कि वक्त होता है सैलरी बढ़ाने का, साथ साथ बढ़ती रहे तो बेहतर है। और एक ही दफ़ा इतना बड़ा जब आप इजाफा करते हैं तो वो 2.5 लाख से 21 लाख। जी बिल्कुल, तो वो खान की मैं एग्री करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ, ये कोई अच्छा तासुर नहीं जा रहा। ठीक, काम एक टकेगा नहीं जजों को भी नहीं। देखें, वो काम तो वो काम सारे खान साहब करते थे और इनके स्पीकर करते होंगे या इनके पार्लियामेंटेरियंस करते होंगे ना। नहीं, खान साहब आपके हवास पे काम पार्लियामेंट है ना, आपका पार्लियामेंट है। नहीं, पार्लियामेंट है, काम इन्होंने किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने महंगाई कम की है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है स्टेबलाइजेशन की है। नहीं यार, आप बिला वजह प्रोपेगेंडा करी जाते हैं। आपने क्या काम किया? आप कहते हैं सुरंगें खोद के आएंगे, ये काम हमने तो सारा आप कहते हैं बंदूकें लेके आएंगे, ये आपका काम। वो उस पे बात कर लेते हैं, टकेगा कम नहीं अपना पूरे मुल्क में इंतजार काम तो इन्होंने क्या 26 में तरमीम की, बड़ा जोर लगा उस पर। छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जैसे ये जो इसराइल की तरफ से एक हमले का खदशा है ईरान में, फिर दूसरा जो जोहरी तवानाई है जो ईरान के अंदर, उसके ऊपर आज पहली मरतबा वोटिंग हुई है और पाबंदी आलमोस्ट जो है ना लग गई है, पाबंदियों की तरफ बढ़ रहा है। ईरान ने फौजी मशकें शुरू कर दी हैं, तो कहीं एक नया क्राइसिस तो नहीं पैदा हो रहा? जी, क्राइसिस बिल्कुल है। और आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप का भी जो आज बयान आया है कि उनको इतनी होप नज़र नहीं आ रही। अभी संडे को प्रॉब्ली एक और सिटिंग होनी है, वी आर कीपिंग फिंगर्स क्रॉस। लेकिन जिस तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ने भी अनाउंस किया है कि हम टारगेट्स मिडिल ईस्ट में जो मिलिट्री इंटरेस्ट के टारगेट्स हैं इराक के अंदर है, अमेरिकन डिप्लॉयमेंट्स यहाँ पे, उनको हम टारगेट करेंगे अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ। तो दीज आर क्लियर सिग्नल्स के दोनों जो है वो स्ट्रेटेजिक पोस्टरिंग जेस्चरिंग उन्होंने अपनी शुरू कर दी हुई है। और जिस तरीके से फिर अमेरिकन को वहाँ से मिडिल ईस्ट से विड्रॉल का कहा गया, कोई जो गैर ज़रूरी स्टाफ है उसको वहाँ से निकालने का, क्योंकि उनको खदशा है। तो प्रॉबली थिंग्स आर वेरी बैड। ईरान, देखिए इजराइल की तो पहले भी ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरीके से अमेरिका को ईरान के अगेंस्ट पिच करके इस वॉर को किसी उस शुरू कराया जाए। जी, दे वांटेड देम टू गेट एंटेंगल्ड इन दिस, और इनको ये सूट करता जो मिडिल ईस्ट के अंदर वो इट्स मिडिल ईस्ट के अंदर अब देखा अमेरिका रोक क्यों नहीं रहा? सवाल ये है कि वो इसराइल को रोक क्यों नहीं पा रहा? देखिए, इसराइल को इसलिए नहीं रोक पा रहा कि इसराइल के मानना पड़ेगा कि इसराइल उनके एक प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है। इसराइल को जितना उन्होंने इक्विप किया है, जितना वेपनाइज किया है, और ये वाहिद हमारी जिंदगी में हमने देखा है कि, और भी मैंने जेनोसाइडल एक्शंस देखे हैं अफ्रीका में, ऐसी चीजें हमने जरूर देखी थी जो इतनी रिपोर्ट नहीं होती, लेकिन वहां पे पावर्स नहीं होते, वो कबीलाज ने इस तरह के जेनोसाइड के किसी एस्टेब्लिश स्टेट ने, हम तो खैर उसको नहीं मानते लेकिन दुनिया उसको मानती है, इजराइल को एस्टेब्लिश स्टेट की पॉलिसी के तौर पे जेनोसाइड को, स्प्री ऑफ किलिंग, इतना फ्रीडम हमने पहले कभी नहीं देखा। अब उसकी वजह से हुआ क्या है कि जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के जितने भी इदारे या मैकेनिज्म्स हैं वो अंडरमाइन हो गए। इसलिए तो मैं कहता हूं कि अमेरिका ने जो सबसे बड़ी उनकी मिस्टेक है या जो ब्लंडर है वो ये है कि इन दो स्टेट्स को, खासतौर पे इजराइल को, लिक्विड पार्टी को इन मिडिल ईस्ट, और अब इसी तरीके से शय दे दे के इन्होंने जितना इंडिया को इन दिस रीजन जहां पे हिंदुत्व की सेफरनाइज्ड एप्लीकेशन है, इन दोनों ने जो रूल बेस्ड सोसाइटी के ऑर्डर उसको चैलेंज करती है। ये अपनी मर्जी से इंटरनेशनल किसी को आंसरेबल है, कभी वो सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन पे रिमार्क्स दे देते हैं, अदालतें उनको, इंटरनेशनल कोर्ट्स को वो जीरो कर देते हैं। ये तभी करते हैं जब इनको शय हासिल होती है। तो आई थिंक अमेरिका के लिए भी ये बहुत डेंजरस होगा। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है अमेरिका, अब इस रशिया जो है ना वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है इस वक्त, और ये एक दूसरी जंग शुरू हो जाएगी यूक्रेन के बाद अगर ऐसा हुआ। देखिए, रशिया भी ब्रूज्ड है, रशिया वेस्ट से नाराज है, यूरोप के साथ वो एक न एक, कम से कम ईस्टर्न यूरोप में वो अपनी रीगेन करना चाहेगा जो उसने लूज किया है, और वो कहता है कि इजराइल खतरनाक हो जाएगा ये सारा। आज एज ऑफ टुडे, आज दुनिया एक बहुत ही खतरनाक जंग के धाने पर खड़ी हुई है, until unless के सेंस शुड प्रिवेल। और ये अगर आई कि ये रिपोर्ट अगर आ गई है जिस तरह भी आप फरमा रहे हैं, तो दिस इज अ डेंजरस रिपोर्ट, इट विल हैव रिपरकशंस। अच्छा फैसल जोशी साहब, ये फरमाइएगा सर, ये राना एहसान अफजल साहब से जो एक बात है उनकी, थोड़ा सा मानना भी पड़ेगा कि सारे अमीर लोग नहीं होते पार्लियामेंट में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने साइकिलों पे अमूमन कंपेन की होती है, JUI के पोस्ट कुछ लोग ऐसे हैं। जैसे MKM जो है ना उसके अंदर भी गरीब लोग हैं जो पार्लियामेंट में पहुंचते हैं। राणा साहब ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, इनको मेरी इस बात से इत्तेफाक को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नूर लीग में कोई बंदा ऐसा नहीं है जो साइकिल पे कंपेन की हो या गरीब आदमी हो, तो ज़ाहिर मजबूरी है तनख्वाहें बढ़ाना फिर तो तबसरा करना। हाँ, क्यों नहीं और काम भी करना ज़ाहिर है, पार्लियामेंट काम भी। कौन कंपेन करता है सर? ये JUI के बंदे। कौन? JUI के पिछली जो कौमी असम्बली थी उसमें एक मौलाना थे, इमाम मस्जिद थे, उनको उन्होंने टिकट दिया था, उस बंदे ने साइकिल पे कंपेन की थी और वो कौमी असम्बली का हिस्सा बना। उनमें से उनका एक मिनिस्टर भी था जो शहीद हो गए थे, और वो भी इंतहाई गरीब आदमी। हाँ, वो जो मेरिट में है। हाँ, ऐसे होते हैं, उसमें कोई शक की बात है। पार्टी ने इमदाद की होगी, क्योंकि देखिए बलूचिस्तान के तो हल्के बहुत बड़े, साइकिल पे कैंपेन मुमकिन नहीं, ठीक है। तो लेकिन तनख्वाहें बढ़ाने का कोई तरीक़ेकार होता है, कोई रेशो होती है। या तो आप सबकी, या तो होना कि खुशहाली आपने बहुत ला दी है, ठीक है, मेरे और आपके घर में बिजली के बिल नॉर्मल आने शुरू हो गए, गैस के बिल नॉर्मल आने शुरू हुए,
सौदा जो है वो 35,040 का जो पहले मिलता था, अब 1,35,40 का मिलता है। चलो बजट ही खुद बना ले, तुम बजट बना रहे नहीं, वो तो खैर वो जिनसे पैसे लेते हैं, जिन्होंने पैसे लेने होते हैं। आप मुझे बताएं कि आपने जिनसे आपके गांव में जिससे पैसे लेने होते हैं वो आगे से 100 बहाने बनाता है, तो वो कहते हैं जिन्होंने लेने होते कहते हैं मैंने नहीं पता, तू दे, ओथू कर। गुजारिश ये है कि आपकी मईशत स्टेबल नहीं है। अब मुझे बताएं ना कि आपने हाउसिंग, ये जो रियल स्टेट का बिजनेस है, रियल स्टेट में पाकिस्तान का कौन सा इदारा है जिसकी अपनी हाउसिंग सोसाइटी नहीं है? आप हैरान होंगे, DHA तो है ही है ना, DHA, सुप्रीम कोर्ट की अपनी हाउसिंग सोसाइटियां, पुलिस की अपनी, FIA की अपनी, FBR की अपनी, सेनेट की अपनी, नेशनल असेंबली की अपनी, प्रोविंशियल असेंबली की अपनी, रेलवे की भी थी पहले, हर बंदों की, हर इदारे की हाउसिंग सोसाइटी है। और तबाह कर दिए जंगल, जिसकी वजह से आज हम ये नतीजा भुगत रहे हैं। हम तो गांव के रहने वाले लोग हैं सर, वो जो हम बचपन में, कोई हम बहुत उम्र सीधा तो नहीं है, हमने देखा था हमारे जंगल होते थे सड़कों के ऊपर, ना कोई इन्होंने छोड़ी है, और सारी इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज है। और जनरल साहब के साथ ये जिम्मेदार है नहीं तो जाहिर है 40 साल ये रहे ना हम तो जनरल साहब के साथ, माजरत के साथ, जो आप हाउसिंग सोसाइटी के जाके MD देखे कोई ना रिटायर्ड ब्रिगेडियर, कोई जनरल, कोई जज, पूरा ना गुलदस्ता वहां पे मौजूद होता है, ठीक है, जिनका काम ही ये है कि उन्होंने वो करना है। नहीं, इनको मैनेजमेंट आती है ना, जब मैनेजमेंट क्या इलीगल हाउसिंग सोसाइटी को मैनेजमेंट करनी है, चाहे साहब आएंगे ना करो, जो ड्यू है वो ड्यू शेयर देना है, जहां पर तनकीद होनी है, ऐसे नहीं हो सकता। मैं आपके इधर आप GT रोड पे जाए, आप यहां से पेशावर से शुरू हो जाए लाहौर तक, वो चक्री के पहाड़ों के ऊपर झाड़ियां जो है उन्होंने खत्म कर दी हैं। आप जाए इधर, ठीक है, खौफे खुदा करे, ये जो छोटी छोटी आप झाड़ियां, कोई आपने जंगल छोड़ा है, कोई दरख्त छोड़ा है, कोई चीज आपने छोड़ी है। अच्छा, और मतलब लाहौर में आप देख लें, कंक्रीट का जंगल बना दिया, इस्लामाबाद को कंक्रीट का जंगल बना दिया, फैसलाबाद राना साहब वैसा ये है कि पार्लियामेंटेरियन अच्छी बात है, डायरेक्शन ही नहीं करते क्या है जिसके वजह से इतनी तनख्वाहें दे रहे हैं। नहीं देखिए, सबसे पहले तो ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और कोई लॉजिकल बात ये नहीं कर रहे। अभी मैं इसको आपको बताता हूँ। देखें, हमारी हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जिसने 76 सालों में प्रॉपर्टी के शोबे के अंदर टैक्स की इक्विटी लेके आए। देखिए, पहले होता यह था कि 20 करोड़ की जमीन होती थी, 2 करोड़ रुपए देके आप रजिस्ट्री करा लेते थे, 18 करोड़ आपका ब्लैक वाइट हो जाता था। हमने FBR और DC वैल्यूज को मार्केट बेस किया, और इस वक्त सबसे बड़ा जो काम किया वो ये कि आज आपको वाइट मनी चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। अच्छा, अभी ये जो हमने टैक्स रिलीफ दिया है, ये FED में दिया है, ये ट्रांजैक्शन टैक्सेस में दिया है। देखें, हुआ ये कि जब ये टैक्सेस लगाए गए तो इससे जो ओवरऑल जो कलेक्शन थी वो कम हो गई। अच्छा, मकसद ये नहीं होता कि आपने ट्रांजैक्शन पे टैक्स करना है, मकसद ये होता है कि आपने कैपिटल गेन पे टैक्स करना है। तो हमने कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगाया, जो बेचने वाला है उसको कैपिटल गेन हो रहा है उस पर टैक्स लगाया। तो बिल्कुल ये हमने यहाँ कोई रिलीफ नहीं दिया, हमने जो ट्रांजैक्शनरी टैक्सेस थे उसको कम किया। तो मैं समझता हूँ जो 76 सालों में अगर रिफॉर्म प्रॉपर्टी सेक्टर में कोई लेके आया तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ लेके आए और हमारी हुकूमत लेके आई। सबसे पहले तो ये इंफॉर्मेशन दुरुस्त कर लें। अगर इन्होंने अगर इन्होंने सरफेस के ऊपर सुन लें ना, सुन लें, अगर इन्होंने सरफेस के ऊपर हवाई बातें करनी है जिसका ना जमीनी हकायक से कोई बातचीत तो करते रहे, उसका ये मैंने आपको बता दिया। देखिए, इलीगल हाउसिंग सोसाइटी तो इलीगल हाउसिंग सोसाइटी है ना, उसको तो जो है ना बिजली मिलती है ना। नहीं, देखिए, मैंने तो आपको बताया कि सबसे बड़ी जो रिफॉर्म हमने की वो ये किया कि मार्केट बेस्ड प्राइसिंग कर दी ना। FBR की पहले कीमतें और थी, DC वैल्यूज और होती थी। मैंने आपको मिसाल दी ना, ये पिछले ये 2 साल पहले जी, आप जरा हमने भैया हमने किया है, आप जो मर्जी देख लें, जैसे मर्जी देख लें, आपको पता चलेगा। कौन कर रहा है एडवोकेट? कोई भी नहीं कर रहा है एडवोकेट। अच्छा, आप आज पंजाब में कोई एडवोकेट नहीं कर रहा, कोई एडवोकेट इलीगल हाउसिंग सोसाइटी आपके दौर में नहीं थी।
तो उनको क्या खोल दिया? तो अभी आप तो बहुत बड़े अपने चैंपियन है ना, हवाई बातें कर रहे हैं। जो जान का बिजनेसमैन है टोटल इनकी बात ने सबसे ऐसे पैसे लिए, सबसे इलेक्शन कैंपेन जो है वो करवाई है, सबको टिकट लिए और उनको जो है इंसेंटिव दिया। आप मुझे बताएं, आपने इंसेंटिव दिया है। अच्छा मुझे ना ब्रेक लेने दे। हवाई बातें ब्रेक हवाई बातें नहीं सर, आप बता दें, प्रोपेगेंडा कर रहे नहीं, आप बताएं ना क्या किया भैया आपने टैक्स एग्जेम्पशन दी, रियल एस्टेट प्रोटेक्शन लगाया। ब्रेक लेते, मैं यही से छोड़ दी ब्रेक है वो दोबारा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे राना साहब एक सवाल तो बनता है, उसकी वजह यह है कि लोग खुद आप लोगों को इलेक्ट करवा के लेके आते हैं, उनकी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं और तमन्नाएं होती हैं आपके साथ वाबस्ता, जब वो पूरी नहीं होती तो लोग एतराज़ करते हैं। और जो हमारी पार्लियामेंट है उसकी स्क्रूटनी की कोई ऐसी मशीन ही नहीं, मैकेनिज्म ही कोई नहीं है कि पूछा जाए कि जनाब चेयरमैन साहब ने किया क्या है कि तनख्वाहों में इजाफा हो गया है, डिप्टी चेयरमैन आखिर कमाल क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से ये पूरी पार्लियामेंट। अब तो बजट भी आप नहीं बना रहे, IMF बजट बना के दे देती है, आप उसको बस पढ़ देते हैं, तो कमाल क्या? ये देखें, ये कहना आसान है। IMF इनके दौर में भी थी, जब इन्होंने कहा था कि हम खुदकुशी कर लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। तो तस्लीम कर रहे हैं, हमारे वज़ीर खजाना मान रहे हैं। इन्होंने कहा था खुदकुशी करेंगे लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे। फिर जब मुल्क दिवालिया होने लगा तो लेट गए, और उसके बाद फिर सारा जो है जब IMF चलना शुरू हो गया तो इन्होंने उसको जो है ना वर्का पेपर फाड़ के इन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया, मुल्क को जो है दलदल में डाल दिया। तो ये इनसे तो नहीं हुआ जो वो कह रहे थे। अगर IMF 2 दर्जन प्रोग्राम हमने किए और उनको मुकम्मल नहीं किया तो तभी आज पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं। सारे PTI तो देखें नहीं, तो देखें आपने तो बेड़ागर जो किया वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा बेड़ागर किया। अब बात अपनी बारी से बोले ना 80 से लेके बोले ना अपनी बारी से। आपके ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 76 साल से हुक्मरान हैं। देखिए बात साहब को ले ले, शाह महमूद कुरैशी साहब को ले ले, और इसके अलावा अच्छा इनको मैं बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं। देखें, एक मोदी था, उसने बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम ना हो, बड़ी कोशिश की, नाकामी हुई, सरजनिश हुई। और एक खान था जिसकी और इनकी जमात थी, तो बिल्कुल खान ने IMF के प्रोग्राम पे अपने सारे मिनिस्टर्स को हदायत दी कि खत लिखो कि IMF का प्रोग्राम जेड़ा ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ प्रोग्राम में जो शेयर कर दें KP के दो वो पूरी ऑडियो लीक्स है कितने दसो ना। अच्छा, उसके बाद ये वह जमात है पाकिस्तान की तारीख में जिसने धरना दिया IMF के सामने कि जी लोन ना दो। तो ये तो इनकी हकीकत है इस जमात की। ये क्या बातें करते हैं? 24 प्रोग्रामों में से इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज, गोगी माफिया के साथ तो इन्होंने सारी जो है वो 4 साल गुजारे जो हुकूमत थे, फरा गोगी के पास वो जो है इर्द गिर्द घूमते रहे। ये तो इनकी हकीकत है। आगे अल-कादर ट्रस्ट के ऊपर जो है वो पहली दफा पाकिस्तान से चोरी का पैसा वापस आया, वो इन्होंने प्रॉपर्टी रियल एस्टेट वालों के साथ एडजस्टमेंट। अच्छा, वैसे अल-कादर यूनिवर्सिटी पे कब्जा कर लिया आपने, जो गोगी की जो जायदाद थी उसको नहीं हाथ गोगी भागी हुई है ना, भगा दिया था खान साहब ने। अल-कादर वाले कौन है? ये दुनिया उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी गोगी के लिए। तो ये तो इनके हकायक। अच्छा, जैसा ये जो आर्मी चीफ का इस वक्त दौरा है अमेरिका का, उसको बड़ा कहा जा रहा है कि टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है क्योंकि 250 साल हो रहे हैं अमेरिकन आर्मी को, और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की सालगिरह भी है, और ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। तो क्या नतीजे निकल सकते हैं इसके? जी, इंपॉर्टेंट दौरा है, लेकिन उससे पहले मैं विद ऑल माई रिस्पेक्ट टू चौधरी साहब, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं जी, बहुत रिस्पेक्ट का रिश्ता है। इन्होंने जो बात की रिटायर्ड ऑफिसर्स के बारे में, आई थिंक दैट इज़ नॉट गुड। वो इन अ वे के देखे कोई इंडिविजुअल, हमारे जो लेफ्टिनेंट कर्नल्स हैं या जो मेजर्स हैं, ये 37, 38 ईयर्स, 40 ईयर्स की रिटायर हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम कि इस इंस्टीट्यूशन में उनको हलाल का वो रिज़्क कमाते हैं, अपने खून का और अपने मुल्क का सौदा किया होता है उन्होंने, और अपने मुल्क के लिए जान भी देते हैं, गाजी भी होते हैं, लोग लड़ भी रहे हैं। और आज पाकिस्तान में कोई ऐसा सोल्जर नहीं है जिसके वार्डरोब में उसके अपने खून के छींटों भरी वर्दी या अपने दोस्त की या अपने कुलीग की, अपने अंडर कमांड की ना, और उनको प्रेफर किया जाता है उनकी ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी की वजह से, उनके करैक्टर की वजह से। आई रिपीट, उनके करैक्टर की वजह से, क्योंकि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म किया होता है। हाँ, इंडिविजुअल्स होते हैं, इंडिविजुअल्स कहीं भी अच्छे बुरे हो सकते हैं। तो कर्नल्स एंड ब्रिगेडियर्स की डिमांड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है और आगे भी रहेगी, और चीज़ें अंडरमाइन होती हैं। और चौधरी साहब का तो ताल्लुक जेलम से है, मैंने समझा शायद ये सोल्जर्स वाला वो इलाका है, तो लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम। बट एनीवेज, बाकी जो कम्युनिटी, ये जो जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जो DHAs हैं, सारा ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं।
सारी चीजें उनकी, हम तो खुद उनके मेंबर्स होते हैं और एवरीबॉडी पेज टू बाय देयर प्लॉट। हाँ ये है कि चूंकि वहां पे करप्शन नहीं होती तो अगर वो प्लॉट 50 लाख का या 25 लाख का तो उतने का ही रहता है, उसमें कि किसी की जेब में नहीं जाना होता। बट एनीवेज इंडिविजुअल्स, अगेन आई विड से, इदारे में भी शायद ऐसे इंडिविजुअल्स होते होंगे जिन्होंने कुछ किया होगा, तो लॉ इज देयर। बाकी गवर्नमेंट बैठी हुई हैं, इनकी हुकूमतें भी रही हैं, आप भी हुकूमतें हैं, एक लॉ पास कर दें, सोसाइटीज नहीं होंगी, जो भी चीजें नहीं होंगी गवर्नमेंट बनाएगी, या तो गवर्नमेंट बनाएगी। सबसर्विएंट रहे हैं, इनका भी दौर है। वैसे गवर्नमेंट जो सीडीए ने बनाए, लेकिन गवर्नमेंट फिर जब सेक्टर, वो 50 साल से सेक्टर मुकम्मल नहीं हुआ जी कोई। जी वो ऐसे ही है ना, इसलिए तो आप कभी पीआईए को बेच रहे होते हैं, कभी गवर्नमेंट के इदारों को बेच रहे होते हैं, क्योंकि खाने के लिए तो सारे वहां पे। एनीवेज आई डोंट वांट टू। अच्छा मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद मैं उसी सवाल पे आऊंगा, छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। जरा सा ये फरमाइएगा सर, ये दौरा जो जी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आर्मी चीफ जा रहे हैं। देखिए सेंटकॉम के कमांडर की आपने अभी जो स्टैंडिंग कमेटी में हियरिंग हुई है उसमें आपने देख लिया कि उन्होंने फिनोमिनल पार्टनर करार दिए हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया वहां पे एटलीस्ट उनकी जो मिलिट्री जो है, जो सेंटकॉम हमारे रीजन को जो डील करती है, दे एग्जैक्टली नो कि वट एवर पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशंस हैं, पाकिस्तान की जो वॉर ऑन टेरर के ऊपर और इस वक्त जो कंट्रीब्यूशन और जो प्रेजेंट लीडरशिप का जो रोल है रीजनल और इंटरनेशनल स्टेबिलिटी के लिए। साहब जो तजर्बा है ना हमारा, जो माजी है वो बड़ा दिलचस्प है। जब भी अमेरिकन को जरूरत पड़ती है ना किसी न किसी जंग में, उसमें हमें धकेलना होता है, तो उससे पहले इसी तरह पुश करता है, वो हमें बड़ी थप्पी देते हैं, वो कहते हैं वो कमाल लोग हैं आप। ये ईरान का मामला खुला हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि उसके अंदर डाल दें हमें। अच्छा पूरी दुनिया इसी तरह चल रही है चौधरी साहब। वी हैव टू लर्न कि हमने इस विंडो जो भी हमें अवेलेबल है, जैसे भी तल्लुक है, उसमें हम अपने लिए क्या कर सकते हैं। या तो आप गिरवी रख रहे हो ना मुल्क, तो फिर तो आपकी अकाउंटेबिलिटी हो। पूरी दुनिया इसी तरह करती है। ये तो आप अमेरिका है, आपके बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड भी जो होगा ना, ये दौर ये नहीं है कि आप हमारे लिए ये करें जी, हमें जरूरत है। आपने दुनिया को ये बताना है कि ये आप करेंगे तो आपको इसमें ये फायदा है, हमारा, मैं तो आपको गिव एंड टेक है आपके। तो सेंटकॉम अमेरिका के साथ आप इस वक्त उन्होंने आपकी जो वॉर है इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। वो आपकी कैपेबिलिटीज कैपेसिटीज को जानते हैं। फिर अफगानिस्तान की जो स्टेबिलिटी, उसमें हमें अमेरिका की जरूरत है, हमने उसको स्टेबल करना है। जज्बात से तो न सियासत हो सकती है, न डिप्लोमेसी हो सकती है, न जंग लड़ी जा सकती है, वरना मलका जज्बात ये सारे रोया धोया जा सकता है। पाकिस्तान मूव फॉरवर्ड और इससे हमें निकलना होगा जी, आगे बढ़ना। वैसे ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जहां तक मेरा नॉलेज है वो ये कि आपकी कोलिशन पार्टनर है, लेकिन उसने सड़कों के ऊपर इस बजट के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। तो अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट आपको नहीं मिलते तो बजट कैसे पास होगा? ये देखिए उन्होंने PHDP के ऊपर जो है वो एतराज़ात किए, उसी पे किए ना। तो देखिए उसमें इशू ये है, नहीं वो महंगाई पे भी उन्होंने कहा जी इंतहाई बदतर किस्म का ये बजट है, किसानों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, गरीब आदमी को बहुत ज़्यादा है, और तमाम तर जिम्मेदारी हुक्मरानों पे आयद होती है, और हम जो एहतजाज कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। देखिए जो ओवरऑल जो बजट है वो तो मेरे ख्याल से इसको पॉजिटिव लिया गया है। कोई नए टैक्स मेजर्स नहीं लिए गए कि जो है कोई नए टैक्सेस या टैक्सेस में इजाफा किया गया है। कोई भी इजाफा नहीं किया गया, बल्कि टैक्स इक्विटी के ऊपर, हॉरिजॉन्टल टैक्सेशन के ऊपर काम किया गया है कि एनॉमली इसको दूर किया जाए। तो हम तो समझते हैं कि ये बड़ा एक अवाम दोस्त बजट है, क्योंकि देखें कोई भी ऐसा बजट जो मसनूई आपको रिलीफ दे, जिसके पीछे हमें कर्जे लेने पड़े, तो वो तो जो है वो आपकी बात अच्छी नहीं लगी वैसे। हाँ चले वो कौन सी बात ये कि अवाम दोस्त बजट है। देखिए वो ये देते थे ना अवाम दोस्त बजट, जब ये इनका दौर था तो तभी अवाम का बदहाल थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ मुल्क जा रहा है, ये मान नहीं रहे, दुनिया कह रही है बेहतरी की तरफ जा रहा है, को क्रॉस कर गई। देखिए यही हमें ग्रोथ नहीं चाहिए, जो ऐसी ग्रोथ चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, ऐसी ग्रोथ जो आपका 18-19 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट कर ले डॉलर्स में, और फिर डॉलर लेके आपको कशकोल लेके दुनिया भर में जाना, उस ग्रोथ का कोई फायदा नहीं है। आपको वो ग्रोथ चाहिए जो एक्सपोर्ट लेड हो, जो कंजम्पशन बेस्ड ना हो, जो इंपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ ना हो, कंसिस्टेंट हो। हाँ कंसिस्टेंट हो, आप 6 के बाद 7 पे जाएं, 6 के बाद 1 पे ना आए। पाकिस्तान का चैलेंज ही ये है ना कि हम बूम बस्ट साइकिल के अंदर फंसे रहें, तो उससे बाहर निकलने वाला हमने बजट पेश किया, और पीपल्स पार्टी को हम डेफिनेटली एंगेज करेंगे। अगर कोई सॉलिड पॉइंट है तो हम उसको उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। मुल्क दुश्मन है, अवाम दुश्मन है, ये तो कोई किसी से भी आप ये तकरीर करा दें, कोई टेक्निकल पॉइंट है तो हम उसको अच्छा फैसला देखें, आपने ऐलान किया हुआ एहतजाज का, साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू कर दिया एहतजाज, तो ऐसा तो नहीं है कहीं आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सड़कें गर्म करना शुरू कर दें, जो पहले इतनी गर्मी? चौधरी साहब पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है। ये राणा साहब आए हुए थे नहीं, फोंड के फिर रहे हैं,
इनको पता है जहाँ पे वोट देना है, डाटा जाने तो बिजू जाने, वो वोट भी देंगे, वो सपोर्ट भी करेंगे। पीपल पार्टी चाहती ये है कि पंजाब में वो, उनका ये ख्याल है, जो हमारे दोस्त हैं ना 3-4, उनका ये ख्याल है कि जी बड़ी यहाँ पे पीटीआई जो कर रही है हमें भी वो करना चाहिए। इनकी पसली नहीं है, ठीक है, ये पसली नहीं रखते, ये बढ़ के मारते हैं सारे। पीटीआई आप पीपल्स पार्टी मेरे से आप लिखवा लें, ये वोट भी देंगे, ये रात को शाइया भी देंगे, ठीक है, ये सारा कुछ करेंगे। हो सकता है ये अभी ज्वाइन भी कर लें, हुकूमत भी ज्वाइन कर लें। मतलब हुकूमत पूरी में ये बैठे हुए हैं पीपल्स पार्टी वाले, इनकी वोटर से बैठे हुए हैं ना। तुसी एने आप अवाम दोस्त हैं तो आप दे इस्तीफे और अपोजिशन में आ जाए। लेकिन डेवल का साथ भी देना है, उसको प्रॉस्पर भी करना है, उसको आपने सिक्योर भी करना है और तनकीद भी करनी है। ये ना अब ये नहीं चलती, अब दुनिया बड़ी आगे चली गई है, समझदार हो गई है दुनिया में। तो अपना भारत की उन्होंने अपना छुट्टी करा दी है सोशल मीडिया ने, जिसका कहते थे बड़ा ये क्लाउड है। पीपल्स पार्टी वाले तो हम वो मामलात ही नहीं रह गए। इश्यू सर ये है, ये जो अवाम दोस्त बजट आया है गवर्नमेंट का, इस अवाम दोस्त बजट ने इनकी, इसलिए वैसे ये एक बात कर सकते कंपैरेटिवली बेहतर है, पिछले बजट से ये बेहतर है। नहीं तो पिछला बजट किधर सी नहीं कहा था। अच्छा, अब कुछ बातें ऐसी इंप्रूवमेंट हुई है। मैं आपको ये बताऊं कि कुछ बातें ऐसी हैं जो ये कर सकते हैं, क्योंकि ये अवाम के वोटर से तो आएगी, ये रिफॉर्म ही कर दें। जो यानी सबसे बड़ा मसला क्या है, अब पाकिस्तान में ऊपर से वफाक से पैसा जाता है सूबे में, सूबे में वहां पे सीएम बैठ जाते हैं उसको। एनएफसी अवार्ड, एनएफसी अवार्ड, पीएफसी जब तक नहीं होगा, जब तक हर जिले को रिस्पेक्टिव शेयर नहीं मिलेगा। लोकल बॉडीज लोकल बॉडीज सकता पंजाब में इनकी गवर्नमेंट है, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, इतनी जल्दी नहीं होना। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।